नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 18 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे और हमेशा की तरह सारी जानकारी बिहार, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय जो तीनों घटनाएं शामिल होंगी, उस सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर विस्तृत तौर पर देंगे। तो पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, ये प्रश्न था कि किस देश ने 11 मई 2024 को पाकिस्तान को हराकर 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो जापान ने इस खिताब को अपने नाम किया है और जापान के नाम यह पहला खिताब है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का। हालांकि इसको लेकर विस्तृत जानकारी कल वाले वीडियो में हमने आपको दिया था और भारत के संदर्भ में भी चीजें हमने आपको बतलाई थी। तो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को फॉलो करेंगे तभी जाके प्रिपरेशन उत्कृष्ट लेवल का होगा और चीज़ों को आप बेहतर तरीके से याद भी रख पाएंगे। तो सीरीज को रेगुलर देखिएगा। अच्छा, रिसेंटली एक पीडीएफ अभी हमारे द्वारा लॉन्च हुआ है जनवरी से अप्रैल 2024 तक का। जो ये क्लासेस चली है जनवरी से अप्रैल 2024 तक, उस सभी क्लास का जो संग्रह है कंटेंट का, वो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ है और इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले ये वार्षिकांक बिहार स्पेशल वाला भी लॉन्च हुआ था। ये तमाम पीडीएफ को आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, खास करके 17वीं बीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी ट्री, बीपीएससी हेडमास्टर, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम जहां पर करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखते हुए आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो कीजिएगा। और साथ ही साथ आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर, यानी कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर, इस कोर्स के माध्यम से स्पेशल चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की जा रही है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आप घर बैठे इसके माध्यम से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसके माध्यम से जो चीज़ें आपको मिल रही है, इससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होगी। और जो टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, इसमें टेस्ट सीरीज से ये होगा कि आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। तो जो लोग इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हजारों लोग ऑलरेडी इस कोर्स में हैं, तो आप भी हजारों लोगों के बीच अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 11 बजे सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि गया अवस्थित बोधि वृक्ष का 15 मई 2024 को विधिवत रूटीन हेल्थ चेकअप किया गया है। बताएं कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। देखिए, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में पहले एक बार पूछा जा चुका है। बोधि वृक्ष को लेकर यह पूछा गया था अपने वंश की किस पीढ़ी का है। क्योंकि अभी हाल ही में बोधि वृक्ष का रूटीन हेल्थ चेकअप किया गया है, जो कि प्रत्येक 3 महीने पर किया जाता है। तो इसी को लेते हुए, मतलब करंट से हमने रिलेट करके यह प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। फिलहाल ये ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर है ये होगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी। ये अपने वंश का 5वीं पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि गया अवस्थित बोधि वृक्ष का 15 मई 2024 को विधिवत रूटीन हेल्थ चेकअप किया गया है। ये रूटीन हेल्थ चेकअप की बात करें तो देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बोधि वृक्ष का जो हेल्थ चेकअप होता है, जो रूटीन हेल्थ चेकअप है, ये प्रत्येक 3 माह पर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, पूरी तरह से इस वृक्ष को संरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है और रात दिन यहाँ पर मतलब गार्ड के द्वारा इसका पहरा दिया जाता है, मतलब इसका निगरानी किया जाता है। आप यहाँ पर आगे देखेंगे, इसको लेकर कुछ चीजें हमने संबंधित तथ्यों की इसमें चर्चा किया है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान जो बोधि वृक्ष है, वह वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या फिर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। ये वो वाला वृक्ष नहीं है, बल्कि उस वृक्ष की बात करें तो उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। और वर्तमान में जो हम वृक्ष देख रहे हैं, ये वाले वृक्ष की हम बात करें, जिसे हम देख रहे हैं, ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। तो ये वही वृक्ष है और यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने व उठाने का अधिकार है। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग समझिएगा, पूरी तरह से इसे संरक्षित रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध को जो इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने 5
मित्रों को या फिर यूं कहे 5 शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया था और ये घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अच्छा, बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारी जानकारी है, जो कई सारे पॉइंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको याद रखना बहुत ही अनिवार्य है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। बौद्ध धर्म की जब भी हम लोग बात करते हैं, कुछ बेसिक से पॉइंट है वो भी हम आपको दिखलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये बौद्ध संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से प्रश्न रिपीट हुए हैं। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चतुर्थ, इन सभी को ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगति थी ये 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। उसी प्रकार से द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, इसके अध्यक्ष थे सावकमीर। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि पटना का ही पुराना नाम है। अशोक के शासन काल में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। जबकि इसमें एक नया पद उपाध्यक्ष का भी सृजन किया गया था, इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ये ध्यान रखिए। अच्छा, कई स्रोत में ये चार जो बौद्ध संगति को लेकर हम आपको बतला रहे हैं, लेकिन कई स्रोत में आपको पंचम बौद्ध संगति की भी जानकारी मिलेगी, जो कि कहा गया कि ये हर्ष के शासन काल में ये आयोजित हुआ था। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिए। अच्छा, बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारी बेसिक से पॉइंट है जो आप यहाँ पर इनके जन्म को लेकर या फिर कई चीजें खास करके जो इंपॉर्टेंट है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। आप इसको एक बार वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करके ये सभी पॉइंट को पढ़ लीजिए। कम से कम यहाँ पर 30 पॉइंट है लगभग, ये सभी को आपको ध्यान रखना चाहिए। यही सारे प्रश्न लगभग रिपीट होते हैं। चलिए इसे स्किप करते हैं, आज हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्हें फीडे द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है, किस बालक को। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रेयान मोहम्मद, जो कि बिहार के पटना के रहने वाले हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के रेयान मोहम्मद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फीडे द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है और मोहम्मद रेयान बिहार के पटना जिले के निवासी हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा और इसकी जानकारी अभी हाल ही में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा दिया गया। आप यहाँ पर मोहम्मद रेयान को ये तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, इनके नाम कई सारी उपलब्धि है, वो यहाँ पर आगे हमने कुछ लिखा है, जैसे कि बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुए एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2022 में मोहम्मद रेयान ने ओपन 12 टीम स्टैंडर्ड चेस में शीर्ष स्थान हासिल किया था, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए, कल वाले वीडियो में हमने चेस को लेकर, शतरंज को लेकर जो बातें आपको बतलाया था, उसमें हमने चर्चा किया था 50वें ग्रैंड मास्टर के बारे में। रिसेंटली तमिलनाडु के ही पी श्याम निखिल भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। दरअसल तमिलनाडु मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी 84वें जो ग्रैंड मास्टर चुने गए थे तमिलनाडु के ही थे, वैशाली रमेश बाबू, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। और ये जो है इनके भाई हैं, जो कि 50वें ग्रैंड मास्टर थे, आर प्रज्ञानंदा। और आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों की बात करें भाई बहन के रूप में अगर देखें, तो ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाले या फिर ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत की पहली भाई बहन की जोड़ी है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, बात अगर हम करें वैशाली रमेश बाबू की, तो ये भी हमने आपको बताया था कि कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली रमेश बाबू भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। पहली कौन है, तो कोनेरू हम्पी, और दूसरी कौन है, हरिका द्रोणावल्ली। अच्छा, एक अहम जानकारी आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो 1987 में विश्वनाथन आनंद, जो कि ये भी चेन्नई तमिलनाडु के ही थे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। एक चीज हमने कल ये भी रिपीट किया था कि तमिलनाडु भारत का वो ऐसा राज्य है जहां से सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये चीजें आपको याद होगा। अच्छा, रिसेंटली जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उसकी सूची यहाँ पर आपके समक्ष है, 80 से लेकर के 50वें तक, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये रिसेंटली है, मतलब ये पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में किन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम क्या है, यही पूछा गया है। तो विकल्प नंबर ए यानी कि मेरिल स्ट्रिप इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि लुमियर थिएटर कांस फ्रांस में एक शहर है कांस, यहीं पर यह थिएटर है। तो यहाँ पे लिखा गया कि लुमियर थिएटर कांस फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में अमेरिकी एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रिप को गेस्ट ऑफ ऑनर मानद पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप इन्हें यहाँ पर मेरिल स्ट्रिप को इस तस्वीर में देख सकते हैं। यह अवार्ड उन्हें फ्रेंच एक्ट्रेस जूलियट बनोज के द्वारा प्रदान किया गया।
अच्छा, यहाँ पर ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो खास करके 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, 14 मई को इसकी शुरुआत हुई है, जो कि 25 मई 2024 को ये समाप्त होगा। और यहाँ से कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आने वाली है, जो कि हम आपको आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है, उसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पाम डी और जिसे कि गोल्डन पाम अवार्ड भी कहा जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कांस फिल्म महोत्सव में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पुरस्कार पाम डी और यानी कि गोल्डन पाम अवार्ड की प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मौका मिला है, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ये दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और अगर हम इस पुरस्कार की बात करें, तो अब तक 7 भारतीय फिल्मों को ये पाम डी और पुरस्कार यानी कि गोल्डन पाम अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है, लेकिन अब तक कोई भी विजेता नहीं बना है। और 2024 में जो नॉमिनेशन मिला है जिस फिल्म को, इस फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। भारत के संदर्भ में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और इस फिल्म की जो निर्माता है, यह है पायल कपाड़िया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और कई सारी जानकारी जैसा कि हम आपको बतला रहे थे, यहाँ से निकल कर सामने आएगा, वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी आप ध्यान रखिए। चलिए, अगला चौथा प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के तहत पहली बार हाल ही में कितने लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आती है, इसके आधार पर देखें तो कुल 14 लोगों को भी हाल ही में ये नागरिकता प्रदान की गई है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 15 मई 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून के तहत हाल ही में पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। ये कब दी गई? तो 15 मई 2024 को। अब यहाँ पर देखिए, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई सारी जानकारी है जो कि आपको याद रखना चाहिए। इसमें डेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट वगैरह आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को देश भर में लागू किया था। तो इस लिहाज से ये 11 मार्च 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस नए कानून जो लागू हुआ था, इस नए कानून की बात करें तो इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इन तीनों देशों की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों भारत के पड़ोसी देश हैं, और यहाँ से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन उसमें भी ये कंडीशन है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत आए। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिए। और नागरिकता दिलाने की प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पर वही चीज़ें हमने लिखा है, जो रिसेंटली 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई, तो इसको लेकर जो अप्लाई करने का जो प्रावधान है, जो प्रोसेस है, उसको आपको ध्यान रखना है नागरिकता देने के लिए, आवेदन के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 मार्च 2024 को सीईए 2019 नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझिएगा। अच्छा, इसको लेकर कई सारी जानकारी और भी है, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने विस्तृत तौर पर आपके समक्ष सारी जानकारी रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है, मतलब जो चीज़ें इसमें कही गई है, इन सभी चीज़ों को फुलफिल अगर कोई करते हैं तो उन्हें नागरिकता दिया जा सकता है। चलिए, अब यहाँ पर हम आज के अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है पांचवा प्रश्न की, किस प्रख्यात लेखक को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? इनका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि 19 मई 1934 को कसौली, हिमाचल प्रदेश में जन्मे अंग्रेजी भाषा के विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को हाल ही में साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द हमने लिखा है भारतीय लेखक, ठीक है, एक शब्द आपको दिख रहा होगा भारतीय लेखक। दरअसल अगर हम बात करें, अच्छा इस चीज़ का हम खंडन आगे करें, क्योंकि इनके पिता यहाँ पर भारत में ऑफिसर थे, ब्रिटिश भारत में, तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है ये चीज़ें भारतीय लेखक। आगे हम इसको देखेंगे। देखिए, यहाँ पर अन्य सम्मान की बात करें, रिसेंटली इन्हें अभी हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। रस्किन बॉन्ड को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। भारत सरकार ने इन्हें जो सम्मानित किया है 1999 में पद्मश्री से, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। 2019 में बात करें तो रिसेंटली उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। और 2012 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से भी रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ,
तो इनमें द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, डस्ट ऑन द माउंटेन और साथ साथ एंग्री रिवर, ये इनके कुछ प्रमुख रचना है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, अब आपको बता दूं कि रस्किन बॉन्ड के पिता आम्ब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड भारत में तैनात रॉयल एयरफोर्स के अधिकारी थे। ब्रिटिश एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स कहकर संबोधित किया जाता है। तो इसी दौरान आपको ध्यान रखना, जब ये भारत में कार्यरत थे, ब्रिटिश भारत में, तो 19 मई 1934 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो ये जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश में, एक जगह है कसौली, यहीं पर। अच्छा, 1934 को लेकर बिहार के संदर्भ में ये ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप जो आया है ये 1934 में ही आया है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय गायिका को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस भारतीय गायिका या फिर भारतीय प्रसिद्ध गायिका का जो नाम है, यह है कविता कृष्णमूर्ति, जिन्हें अभी हाल ही में यह सम्मान दिया गया। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध भारतीय गायिका कविता कृष्णमूर्ति जो कि दिल्ली की रहने वाले हैं, इनको लंदन में हालिया आयोजित वार्षिक यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप इन्हें यहाँ पर कविता कृष्णमूर्ति को, इनके बहुत सारे गाना जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अच्छा, भारत के संदर्भ में बात करें तो कविता कृष्णमूर्ति को भारत सरकार ने 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। और आपको पुनः बता दूं कि पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। अच्छा, कल वाले वीडियो में इसी फिल्म प्रतियोगिता या फिर फिल्म फेस्टिवल को लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था कि इसी फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि हैदराबाद की रहने वाली है, ये भारतीय सिनेमा में इनके उत्कृष्ट योगदान और साथ ही साथ महिला अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर शबाना आजमी को भी इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, शबाना आजमी को भारत सरकार द्वारा 1998 में पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इन दोनों यानी कविता कृष्णमूर्ति और साथ ही साथ शबाना आजमी को लेकर चीजों को यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 20 साल बाद हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि लॉरेंस वोंग अभी हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब कुछ जानकारी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 15 मई 2024 को अर्थशास्त्री लॉरेंस वोंग, जो कि 51 वर्ष के हैं, ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आप इन्हें यहाँ पर लॉरेंस वोंग को इस तस्वीर में देख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना, उन्हें राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम के द्वारा सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। जो मौजूदा राष्ट्रपति है थर्मन शनमुगारत्नम, इन्हीं के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया गया। आपको यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखना है कि लॉरेंस वोंग देश के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि सिंगापुर के ये चौथे प्रधानमंत्री के रूप में ली सीन लुंग की जगह लिया है, जो कि 20 साल से प्रधानमंत्री के पद पर है। ली सीन लुंग की बात करें तो ये 72 वर्ष के हैं और इन्हीं के स्थान पर ये चौथे प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्ति हुई है, ये लॉरेंस वोंग की हुई है। ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो ऐसे में आपको बता दूं कि हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को अपराधियों ने गोली मारी है, जिससे ये बहुत ज्यादा खबरों में है और अभी इनका इलाज चल रहा है। तो ये ध्यान रखिए, ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री अभी खबरों में है, जिनका नाम क्या है? रॉबर्ट फिको। अच्छा, इसी तरह की जानकारी आपको इंदिरा गांधी से संबंधित भी याद रखना है, हालांकि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे से देख लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके दो बॉडीगार्ड्स, जिनका नाम बेअंत सिंह और सतवंत सिंह था, इन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बात हो रही है यहाँ पर इंदिरा गांधी की, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, इतना तो सभी लोग जानते हैं कि सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी और ये दोनों इन्हीं के बॉडीगार्ड थे और ये हत्या जो हुई थी उनकी 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। इतना सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिए, ये दोनों ने इनकी जो हत्या की थी इसके पीछे रीजन क्या था? तो ये दोनों इंदिरा द्वारा यानी कि इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार से कथित तौर पर नाराज थे। तो इसी दौरान इन्होंने इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि अंदर से कई सारी बातें और भी इसमें शामिल हो सकती है, कई लोग और भी इसमें संलग्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया था, अब ये क्यों चला गया था, ये क्या है, वो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो शुरू किया गया था, इससे ये नाराज थे, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया।
चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 8वां प्रश्न है कि इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने हाल ही में भारत की किस सुरंग यानी कि इस टनल को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक रूप में मान्यता दी है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सेला सुरंग, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और जो काफी ज्यादा खबरों में रहा था। आइए इसको लेकर कई जानकारी आपको मैं दे दूं। देखिए पहला पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित सेला सुरंग को हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है, तो ये है सेला सुरंग। इस सुरंग के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। दरअसल ये चीज़ आपको बताया गया जब इसका उद्घाटन हुआ था। पुनः यहाँ पर इसे देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है ये 2.598 किलोमीटर है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है। और इसका जो निर्माण हुआ है ये ब्रो अर्थात बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और यह विश्व की सबसे लंबी ट्विन रेल सुरंग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगर हम इसके उद्घाटन की बात करें तो हाल ही में 9 मार्च 2024 को, यहाँ पर देखिए मिस टाइपिंग है, ये मई नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा मार्च, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और सबसे जरूरी बात ये कि सेला सुरंग जो है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला नवा प्रश्न है कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की हालिया रैंकिंग के अनुसार भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में कौन सी संस्थान शीर्ष स्थान पर है। देखिए भारत के शीर्ष संस्थानों की बात करें तो पहले स्थान पर है IIM अहमदाबाद, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दुनिया भर के 2000 से अधिक विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया और इस रैंकिंग के अनुसार IIM अहमदाबाद भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि IIM अहमदाबाद को विश्व के जो शीर्ष 200 संस्थान है इसमें 410वां स्थान मिला है। ये जो स्थान है विश्व रैंकिंग में ये इंपॉर्टेंट है। देश में तो पहला है लेकिन विश्व रैंकिंग में 410वां स्थान है। अच्छा अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत के 64 अन्य विश्वविद्यालयों को इस रैंकिंग में सूचीबद्ध किया गया है और इस रैंकिंग में लगातार 13वें वर्ष हार्वर्ड विश्वविद्यालय या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 13वें वर्ष पहले स्थान पर बनी हुई है। तो ये चीजें आपको समझना है। अच्छा भारत के संदर्भ में अगर टॉप संस्थानों की बात करें तो इसमें जैसा कि अभी अभी हम आपको बता रहे थे कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी कि IIM इसमें पहले स्थान पर रहा। विश्व स्तर पर यानी कि जो वैश्विक रैंकिंग है यह है 410। उसी प्रकार से भारतीय संस्थानों में भारत में दूसरे स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान, फिर तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे, चौथे स्थान पर IIT मद्रास और इसी प्रकार से 10 तक का यहाँ पर हमने डेटा आपके समक्ष रखा। ये टॉप 3 को जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 13 मई 2024 को कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का निधन हुआ है। बताएं कि उन्हें किस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2013 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दूं कि हाल ही में 13 मई 2024 को कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। जो आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। उनका जन्म 10 जुलाई 1931 को कनाडा में हुआ था। अभी ये इनके निधन जो हुआ है, इनका जो निधन हुआ है इसी वजह से खबरों में है। इसी से रिलेट करते हुए यहाँ पर हमने पूछा कि उन्हें किस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये वर्ष था 2013। यहाँ पर वही चीजें हमने आपके समक्ष रखा है कि लेखिका एलिस मुनरो को वर्ष 2013 में साहित्य की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि इससे पहले उन्हें 2009 में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का तीसरा संस्करण था जो इन्हें सम्मानित किया गया था। अच्छा यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बुकर पुरस्कार की बात हुई है तो भारत के संदर्भ में आपको बता दूं कि वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उत्तर प्रदेश से भारत के गीतांजलि श्री की रचना रेत की समाधि को मिला था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद टॉम ऑफ सैंड के रूप में डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। ये दोनों को यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित 2023 वाला ये तो जानकारी है जो गीतांजलि श्री को लेकर, ये 2022 वाला है। 2023 वाले संस्करण को लेकर जो कि खास करके जॉर्जी गोस्पोंडिनो को दिया गया, ये बुल्गारिया के हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है।
देखिए यहाँ पर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं यही हैं जॉर्जी गोस्पोंटिनोव जो कि बुल्गारिया के हैं। इनकी रचना टाइम शेल्टर को ये खास करके इसी रचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था एंजेला रोडेल के द्वारा। और 2022 वाले को लेकर गीतांजलि श्री की रेत की समाधि का जो अंग्रेजी अनुवाद था ये डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आप सभी जान चुके हैं, ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। और यही वाला जो 2023 वाला संस्करण है यही आपके एग्जाम में पूछा गया था, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इस स्लाइड में हमने आपको जानकारी दिया था, ठीक है। ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये सभी कुछ पुराने हो चुके हैं, फिर भी जानकारी पर्पज से आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें कुछ नए जो अपडेट आए हैं, जैसे कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि गीतकार गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए दिया गया संयुक्त तौर पर। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया रिकेन यामामोटो को जो कि एक जापानी वास्तुकार है। और एबेल पुरस्कार फ्रांस के मिशेल टेलग्रांड को दिया गया है। तो इसमें जो नई नई घोषणाएं हुई है, नई नई जो विजेता है, इसको लेकर चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नोबेल पुरस्कारों की बात हो रही थी, अगर भारत के संदर्भ में बात करें नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय या फिर भारतीय मूल के व्यक्तियों की, तो यहाँ पर ये कंप्लीट सूची हमने आपके समक्ष रखा है। पहला जो नोबेल था, भारत बोले या फिर बोले एशिया, भारत या फिर एशिया के पहले अगर व्यक्ति की बात करें जिन्होंने नोबेल पुरस्कार अपने नाम किया, तो वो कौन थे? तो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जो उनकी रचना थी गीतांजलि, उसके लिए। अगला प्रश्न है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कितने मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो यहाँ पर रहा था 82.27 मीटर, अथवा विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में भाला फेंक प्रतियोगिता में यानी कि जेवलिन थ्रो में अपने 82.27 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, यानी कि स्वर्ण पदक। अर्थात इस पदक तालिका में नीरज चोपड़ा पहले स्थान पर रहे। सर्वश्रेष्ठ थ्रो उनका रहा 82.27 मीटर। इसके बाद क्रमशः मनु डीपी और उत्तम पाटिल, साथ साथ बिबिन एंटनी, और उसके बाद किशोर जैना इसमें क्रमशः, मतलब उनके बाद दूसरे, तीसरे, चतुर्थ और पंचम स्थान पर रहे। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। नीरज चोपड़ा को लेकर जो भी जानकारी निकल कर सामने आती है उसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीरज चोपड़ा को लेकर रिसेंटली हमने एक जानकारी दिया था, आई थिंक 3 से 4 दिन पहले, 10 मई 2024 को दोहा कतर में आयोजित दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.36 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता था। तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, जो शब्द हम लोग नीरज चोपड़ा के नाम के पहले प्रयोग करते हैं, ओलंपिक पदक विजेता, तो आपको ध्यान रखना टोक्यो 2020 से संदर्भित एक प्रश्न इंपॉर्टेंट निकलकर सामने आता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था। आप इन्हें यहाँ पर ये टोक्यो ओलंपिक वाला जो तस्वीर है इसमें देख सकते हैं। ये जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था ये था 87.58 मीटर। चलिए, अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना 2017 में 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा या फिर यूनेस्को द्वारा, और यह दिवस पहली बार 16 मई 2018 को दुनिया भर में मनाया गया था। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस देश ने 11 मई 2024 को पाकिस्तान को हराकर 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अपने नाम किया है? अच्छा, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पुनः से रिपीट हो गया, कल भी हमने यही प्रश्न पूछा था। चलिए, यहाँ पर मैं आपको एक अलग तरीके से ये प्रश्न पूछता हूँ जिसका आंसर आपको करना है कि भारत ने कितनी बार ये सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अपने नाम किया है। भारत के संदर्भ में आप लोगों को बताना है कि भारत ने कितनी बार ये सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अपने नाम किया है। आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं हम यहाँ पर, और जो लोग कोर्स ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, यही वाला कोर्स है बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर ये आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा, घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आप संचालित कर सकते हैं। अच्छा, जो भी नए छात्र इसमें आएंगे पहली बार इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, एक प्रोमो कोड आपको इस्तेमाल करना है, डियर सर, DEARSIR, कैपिटल में लिखिएगा DEAR और SIR। डियर सर जब अप्लाई करेंगे इसमें कूपन कोड, तो वहां पर आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा, नाम मात्र के फी के साथ आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।